ओके, इस चैप्टर को अपन खत्म कर लेंगे। ये चैप्टर बेसिकली सीबीएसई में से स्क्रैप किया है। एक्चुअली सीबीएसई को था पहले ये, ठीक है, अभी स्क्रैप किया है इसको। लेकिन आपके उसमें काम आएगा, इनको ये चैप्टर है। ओके, सोलर सिस्टम, रेवोल्यूशन इन रोटेशन। तो देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है सन के आजू बाजू घूमना और एक होता है अपने ही एक्सिस पे घूमना। तो रेवोल्यूशन एंड रोटेशन दो चीजें हैं, ठीक है। ओके, सो वी हैव टू थिंग्स, रेवोल्यूशन एंड रोटेशन। So let's say this is basically the sun and this is a planet. So this planet is basically revolving around the, कोई भी जैसे मतलब अर्थ है, अर्थ इज रिवॉल्विंग। ये जो सन का एक चक्कर मारना होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस एज रेवोल्यूशन। और अपने ही एक्सिस पे जो घूमना होता है उसको अपन बोलते हैं रोटेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक बैट्समैन एक बॉलिंग कर रहा है, ठीक है, तो सॉरी, एक बॉलर जब बॉलिंग कर रहा है तो बॉल ऐसे जा रहा है, ठीक है। या आपको मैं अगर ऐसे डायरेक्टली बॉल फेंकूं और अगर आपको मैं ऐसे घुमाकर बॉल फेंकूं, तो व्हाट इज द डिफरेंस, स्पिन करता हुआ बॉल आप तक पहुंच रहा है या डायरेक्टली आप तक पहुंच रहा है। तो आपका जो मोशन हो रहा है वो एक ऐसा मोशन होता है, और घूमते हुए जाना एक दूसरा मोशन होता है। तो ये घूमते हुए जाने को अपन क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस एज रोटेशन। और रेवोल्यूशन मींस वन वन कंप्लीट सर्कल अराउंड द सन, ठीक है। तो सन के आजू बाजू में एक जो कंप्लीट सर्कल अपन करते हैं उसको अपन बोलेंगे रेवोल्यूशन। एंड एवरी प्लैनेट विल हैव अ सेपरेट रेवोल्यूशन टाइम एंड अ रोटेशन टाइम, ठीक है। आप 10 मिनट लेट हैं, ठीक है, एवरी प्लैनेट वुड हैव अ रेवोल्यूशन टाइम एंड अ रोटेशन टाइम, ठीक है। आर वी क्लियर? ओके, तो प्लैनेट्स रिवॉल्व इन अ डेफिनेट पाथ अराउंड द सन, तो एक डेफिनेट पाथ में वो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। प्लैनेट्स विल रिवॉल्व इन अ डेफिनेट पाथ अराउंड द सन, ये एक डेफिनेट पाथ, ये फिक्स्ड पाथ है, ठीक है। और इसी फिक्स्ड पाथ को अपन क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस डेफिनेट पाथ और फिक्स्ड पाथ नोन एज, दिस डेफिनेट और फिक्स्ड पाथ इज नोन एज ऑर्बिट, इसी को अपन बोलेंगे ऑर्बिट, ठीक है। तो planets revolve in a definite path around the sun, and this definite path or fixed path is known as orbit. This path is known as an orbit. The time taken to complete one revolution is called the period of revolution. ये जो टाइम लगा भाई साहब, यहाँ नहीं, ऊपर ऊपर, ठीक है। The time taken to complete one revolution is called the period of revolution. इसी को अपन क्या बोलेंगे, period of revolution, ठीक है। So this is known as time period or period of revolution. This is known as time period or period of revolution. The time taken to complete one revolution around the sun. ठीक है, क्लियर है? ओके, सो लेट्स से ये अभी हम बात करेंगे रोटेशन की। तो जब बॉल स्पिन होता है तो इस स्पिन होने के फिनोमिना को अपन क्या बोलेंगे, रोटेशन। तो हर एक प्लैनेट अपने एक एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, तो अर्थ भी अपने एक एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, और हर एक का एक्सिस वैसे ही टिल्टेड नहीं है। किसी किसी का, जैसे यूरेनस का अगर आप देखेंगे तो एक्सिस पूरा ऐसे है, मतलब यूरेनस ऐसे घूम रहा है, समझ में आ रही है, ठीक है। अर्थ ऐसे है, मतलब ऐसे घूम रहा है। ज्यादा करके प्लैनेट्स का थोड़ा सा टिल्टेड होता है, यूरेनस का पूरा ऐसे है, मतलब वो ऐसे घूम रहा है, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज इवॉल्विंग। तो अर्थ ये हो गया भाई साहब आपका रोटेशन, ठीक है, दिस इज रोटेशन। तो एक एक्सिस पे आप रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। सो द प्लैनेट आल्सो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ रोटेशन। अर्थ के लिए पीरियड ऑफ रोटेशन कितना है, 24 आवर्स, ठीक है। सो इट कंप्लीट्स इट्स पीरियड ऑफ रोटेशन इन 24 आवर्स। और पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कितना है, 365 1/4 डेज। अगर आप बहुत प्रिसाइसली देखोगे तो 365 1/4 डेज है, मतलब 365 डेज कंप्लीट लगते हैं, और एक दिन का एक चौथाई हिस्सा लगता है। एक दिन का एक चौथाई हिस्सा, एक दिन में कितने घंटे होते हैं आपके, 24 घंटे। एक चौथाई हिस्सा अगर आप करोगे तो दिस विल बी 6 आवर्स, ठीक है। जिसका मतलब 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं। यही 6 आवर्स को आप 4 साल से ऐड करोगे तो एक दिन का गैप आ जाएगा, है कि नहीं भाई। 4 साल से अगर आप ऐड करोगे तो 6 into 4, तो ये हो गया भाई साहब 24, मतलब ये हो जाएगा 366, और तब हमको मिलता है लीप ईयर, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी बेसिकली गेट एन एडिशनल डे इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। अदरवाइज 28 डेज का मंथ होता है, वी गेट दिस वन डे एज अ बेनिफिट बिकॉज वी हैव बीन एडजस्टिंग 1/4 days for 4 years. तो 1/4 days को अगर आप 4 years तक एडजस्ट करोगे, it will give you 4/4 which is equal to 1, and this one day gets adjusted in the leap year, ठीक है। रोटेशन को कौन सी फोर्स इंपैक्ट करती है, रोटेशन को भी सन की ग्रेविटेशन फोर्स इंपैक्ट करती है। बोथ गेट इंपैक्टेड बाय ग्रेविटेशन फोर्स। रोटेशन जो है अर्थ के एक्सिस पे हो रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। अर्थ का पूरा मूवमेंट ग्रेविटेशनल फोर्स से इंपैक्टेड है। इनफैक्ट आपका मून भी ऐसे ही घूम रहा है। आपने देखा उस दिन मून का एक पॉइंटेड एक्सिस है, ये ऐसे ऐसे घूम कर आया, देखो, ठीक है। वी हैव सीन द
तो मून भी ऐसे रोटेट हो रहा है, मून इज ऑल्सो रोटेटिंग। ठीक है, ये पूरा जो रेवोल्यूशन और रोटेशन हो रहा है दैट इज सिंपली हैपनिंग ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ सन और अर्थ में नहीं है, अर्थ और मून में भी है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट। देखो किसी बॉडी को अगर मैं घुमा रहा हूँ, ठीक है, तो लेट्स से मैंने यहाँ पे एक धागा बांधा हुआ है, एक स्टोन है, और मैं उसको घुमा रहा हूँ अपने हाथों से। ठीक है, so what am I doing? I am applying force from my fingers. This force travels through the string all up to the stone. तभी तो ये घूम रहा है। अगर मैंने ये लुफ्त पुष्ट कर दिया तो पूरा लुफ्त पुष्ट हो जाएगा बस, है ना। तो ये जो फोर्स है ये ट्रैवल कर रहा है। अभी जब तक फोर्स है तब तक सर्कुलर मोशन होगा, क्या ये तय है? Forget about everything. I'm just talking about a string and a stone which is tied to my fingers. Because of the force applied by my fingers, the string is moving, or the rotation or revolution is happening. Revolution is happening. ठीक है, जैसे ही मैंने अपने हाथ से फोर्स लगाना बंद कर दिया, ये स्ट्रिंग भी धड़ाम से गिर जाएगा, स्टोन भी गिर जाएगा। ठीक है, यही केस यहाँ पे भी हो रहा है। अभी अर्थ और सन में कोई स्ट्रिंग नहीं है, या अर्थ और क्या कहते हैं मून में कोई स्ट्रिंग नहीं है, तो वेयर इज दिस फोर्स हैपनिंग? तो ये एक फोर्स ऐसा है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, यहाँ पे कोई स्ट्रिंग नहीं बना हुआ है, देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन दीज टू बॉडीज, और इसकी वजह से ये भाई साहब रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों भी हो रहा है, बोथ आर हैपनिंग। ठीक है, ये ऐसे घूमते हुए जा रहा है। सो रोटेशन एंड रेवोल्यूशन बोथ आर अ कॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये दोनों भी भाई साहब ग्रेविटेशनल फोर्स से हो रहे हैं। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन इज नोन एज द पीरियड ऑफ रोटेशन, और हर एक प्लैनेट का अलग अलग पीरियड ऑफ रोटेशन है। ठीक है, क्या मून का? बिकॉज आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ इंटेलिजेंट, है ना। So these are known as inner planets, these are known as outer planets. ठीक है, so inner planets क्या क्या हो गया भाई साहब आपके? मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, these are known as outer planets. Okay, so they have very few moons, इनके मून्स काफी कम है। ठीक है, अभी जैसे अगर आप देखोगे मरकरी का मून है भी नहीं, इनके मून्स काफी कम है। जुपिटर वगैरह के 12-12 मून है। These have outer planets have considerably higher or larger number of moons. ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ओके, तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। मरकरी का अगर आप देखोगे, ठीक है, खुद इसको हम बोलते हैं द प्लैनेट मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन, इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्लैनेट्स। ठीक है, तो मरकरी क्या हो जाएगा? इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व एज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज हिडन इन द ग्लेयर ऑफ द सन। इतना ज्यादा लाइट है और वो सन के इतना ज्यादा करीब है कि उसको ऑब्जर्व करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। जैसे अगर आप देखोगे बहुत हाई लाइट के बैकग्राउंड में अगर कोई चीज रहेगा, उसके पीछे बहुत बड़ा लाइट है, तो वो दिखेगा नहीं आपको, है ना। कभी कभी आप देखो आप देखते हो ना कि रात में अगर गाड़ियां चल रही हैं और उनका ग्लेयर बहुत ज्यादा है, तो आपकी आंखों में आता है। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू शुड बी कीपिंग द लाइट्स अ लिटिल लो। ठीक है, जितना दिखना है, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जैसे आप अगर किसी गाड़ी का ग्लेयर देख रहे हैं बहुत ज्यादा है, तो आपकी आंखें की रोशनी थोड़ी धुंधली पड़ जाएगी। ठीक है, सो ऐसा मरकरी भी है, वो इतने ग्लेयर के बैकग्राउंड में है, सन के ग्लेयर बैकग्राउंड में है, तो दिखता नहीं है अक्सर हमको। ठीक है, so it is very difficult to observe it, as most of the time it is hidden in the glare of the sun. Okay, actually we basically have 9 planets, but Pluto has almost lost its orbit. वो इतना दूर है, the ninth planet Pluto, कि इसका ऑर्बिट ऑलमोस्ट भटक गया है। तो वी डू नॉट काउंट इट। हम लोग जब पढ़ते थे आपके उम्र में, तो हमको 9 planets का स्टडी था। ठीक है, आप लोगों का 8 planets में ही है। वी डू नॉट स्टडी द 9th planet। ठीक है, बिकॉज प्लूटो हैज लॉस्ट इट्स ऑर्बिट। प्लूटो एक और इतना दूर है, वो नेपच्यून के बाद आता है, उसकी ऑर्बिट ऑलमोस्ट लॉस्ट हो गई है। हाँ, ऑर्बिट से भटक गया, ऑर्बिट से भटक गया, क्योंकि उतना दूर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। योर ग्रेविटेशनल फोर्स इटसेल्फ इज नॉट एग्जिस्टिंग आउट हियर, इतना दूर हो गया उसका। ठीक है, आप आगे चलकर पढ़ोगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, दिस बेसिकली डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस। तो ये होता है आपका Gm1m2 अपॉन आर का स्क्वायर। ये सब बाद में पढ़ेंगे आप, लेकिन ये आर जो है वो बेसिकली डिस्टेंस है। ये जितना बढ़ता जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही कम होता जाएगा। ठीक है, ओके, सो ये हो गया मरकरी। इट इज ऑब्जर्व जस्ट बिफोर सनराइज और जस्ट आफ्टर सनसेट नियर द होराइजन। तो या तो सनसेट के पहले या तो सनराइज, ठीक है, थोड़ा सा पहले। ये आप इसको क्यों इसी टाइम पे आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं? रोशनी कम होती है भाई साहब आपका।
सनराइज के टाइम पे आपकी सन का रोशनी कम होता है, सनसेट के टाइम पे भी आपका सन का रोशनी कम होता है। जैसे ही आपका ग्लेयर कम हो जाएगा तब इसको आप देख पाएंगे। ठीक है, ये होराइजन है। देखो एक्चुअली सनसेट कब होता है, देखो ये आपका अर्थ है, ठीक है, सन एक्चुअली में नीचे चला गया है, तब भी आपको सन इधर दिखेगा, क्योंकि भाई साहब सन का ऐसा रिफ्रैक्शन होता हुआ था आप तक पहुंच रहा है लाइट। ठीक है, एक्चुअली द सन हैज गॉन डाउन, यू शुड नॉट बी एबल टू सी दिस, बट स्टिल यू आर एबल टू सी इट। ठीक है, आपको लगता है कि ऐसा ही है यहाँ पे। जैसे आपने देखो अगर बाल्टी में किसी कॉइन को रखा है, ठीक है, किसी कॉइन को रखा है और पानी भर दिया, अभी आप इसको देखेंगे, जैसे आपका सवाल है ना पैसा, तो ये थोड़ा सा ऊपर दिखेगा आपको, एपरेंट हाइट, ये होता है रिफ्रैक्शन की वजह से। आप बाल्टी में हाथ डालोगे पानी भर के, तो आपका हाथ ऐसा लगेगा टूट गया है ना, ऐसा ऐसा दिखेगा। या स्टिक डालोगे तो ऐसा लगेगा कि वो स्टिक जो है टूटा हुआ है ऐसा। ठीक है, इट एक्चुअली नॉट ब्रोकन, ऊपर से अगर आप देखोगे इट्स एक्चुअली नॉट ब्रोकन, बट दिस फिनोमिना हैपेंस ड्यू टू रिफ्रैक्शन। हमारे एटमॉस्फेयर में भी इतने सारे लेवल्स हैं कि वहां पे रिफ्रैक्शन होता है, और इन लेवल्स की डेंसिटी अलग अलग होती है। इट्स नॉट योर स्कोप ऑफ स्टडी एज ऑफ नाउ, बट ऑल आई एम सेइंग हियर इज कि आपका जो सनसेट है या सनराइज है, वो एक्चुअली आपको दिखना नहीं चाहिए, सन डूब गया है वो, लेकिन फिर भी थोड़ी देर तक आपको दिखता है। ठीक है, ये जो दिखता है इसमें आपका सन का लाइट काफी कम हो जाता है, और इसी वजह से आप मरकरी को ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट देख पाते हैं। आर वी क्लियर टू दिस वन? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। So it is visible only at places where trees or buildings do not obstruct the view of the horizon. Horizon है देखो ऐसा, ये फ्लैट, ऐसा आप नहीं, यहाँ पे नहीं देख पाओगे, शहरी इलाके में नहीं देख पाओगे। किसी गांव खेड़े में या ऐसे इलाका में जहां पे बहुत दूर तक प्लेन एरिया, जैसे कच्छ एरिया जो है बहुत दूर तक प्लेन एरिया है, वहां पे कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे जगह पर आप उसको देख पाओगे। ऐसे जहां पे होराइजन आपका फ्लैट हो, समुद्री इलाका हो, ठीक है, कोस्टल एरिया हो, समुंदर है सामने, फ्लैट एरिया है, ऐसे जगहों पे ही आप देख पाओगे इसको। जहां पे भी बिल्डिंग या पेड़ और ज्यादा रहेंगे, जहां पे आपका होराइजन का जो विजन है वो ऑब्स्ट्रक्ट होता है, वहां पे आप मरकरी को नहीं देख पाएंगे, नेकेड आइज से नहीं देख पाएंगे, टेलीस्कोप से भले ही देख लें। ठीक है, ओके। मरकरी हैज नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन, इसका कोई सैटेलाइट नहीं है। हम यहाँ पे नेचुरल सैटेलाइट की बात करें। सैटेलाइट दो टाइप की होती है, एक होती है नेचुरल और एक होती है आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब जो है ऑलरेडी, जैसे मून हमारे लिए नेचुरल सैटेलाइट है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट मतलब वो सैटेलाइट जो हम भेजते हैं, ठीक है, जिनको हमने ऑर्बिट पे रखा हुआ है। जैसे आपका जितना भी सीधा प्रसारण होता है, आज की तारीख में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में मैच चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, कैसे देख पा रहे हैं? बिकॉज एक सैटेलाइट को हमने भेज के रखा हुआ है, ये सैटेलाइट अर्थ का ऑर्बिट कर रहा है, तो ये भाई साहब ऑस्ट्रेलिया से ही इसको कैप्चर करके हमको रिले कर रहा है। ठीक है, जैसे अगर आप बिल्डिंग के बहुत ऊपर हैं, तो आपको बिल्डिंग के नीचे जो हो रहा है वो दिखता है। अच्छा, ये वाला इंसान यहाँ से आ रहा है, ये वाला इंसान यहाँ से जा रहा है, यू कैन सी इट, आपका विजन इंक्रीज हो गया है ना। इसी तरह से सैटेलाइट भी होता है। सैटेलाइट को हम अर्थ के ऊपर जाकर एक ऑर्बिट में फिक्स कर देते हैं, और ये भाई साहब इधर से ऑस्ट्रेलिया से और इंडिया तक रिले करता है, ऑस्ट्रेलिया से कैप्चर करके उसी को इंडिया में रिले करता है। That's what satellites generally do. Satellites के और भी बहुत सारे functions होते हैं, ठीक है, but there are two types of satellites. One is natural satellite, which is installed in nature by itself, and the other one is artificial satellite, which we install. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। मरकरी का भाई साहब खुद का कोई सैटेलाइट नहीं होता है। ओके, देन वी हैव वीनस, जिसको हम शुक्र बोलते हैं। वीनस इज अर्थ नियर बाई प्लैनेटरी नेबर, तो ये नेबर है भाई साहब वीनस, ठीक है, ये वीनस भाई साहब अर्थ का प्लैनेटरी नेबर है। इट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई, सबसे ज्यादा चमकने वाला प्लैनेट है ये। ठीक है, ये इजीली विजिबल होता है। ठीक है, वीनस इज इजीली विजिबल। ठीक है, ये देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड अ मॉर्निंग स्टार और एन इवनिंग स्टार, ऑल्दो इट इज नॉट अ स्टार। चमकता बहुत है, ठीक है, इट शाइन्स अ लॉट, इट generally reflects most of the light that is incident on it from the sun. ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करता है अपना खुद का लाइट। स्टार्स का, स्टार्स और प्लैनेट्स में डिफरेंस क्या है? दैट डे वी हैव स्टडीड। एक डिफरेंस क्या है? हाँ, हु एंड व्हाट एल्स? तो स्टार्स हैव देयर ओन लाइट, ठीक है, दे हैव देयर ओन लाइट, और ये लाइट जो एमिट हो रही है, एंड प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे समटाइम्स वीनस अपीयर्स इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज, समटाइम्स इट अपीयर्स इन द वेस्टर्न स्काई आफ्टर सनसेट। ठीक है, वीनस हैज नो मून और सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। ठीक है, वीनस का भाई साहब कोई मून या सैटेलाइट अपना आपका नहीं होता है, और हमारा जो रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट है। सारे प्लैनेट्स का रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट है, वीनस का रोटेशन उल्टा है।
हम सब ऐसे घूम रहे हैं, वीनस ऐसे घूम रहा है। समझ में आ रहा है? इसीलिए कभी कभी बोला जाता, जैसे अभी हम आगे चलकर पढ़ेंगे, मार्स जो है, मार्स में आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा है, और मार्स में थोड़ा बहुत मतलब लाइफ की एक्सपेक्टेंसी भी काफी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, ठीक है। इसमें आयरन कंटेंट काफी ज्यादा, इतना ज्यादा है कि वैसा कभी कभी ये रेडिश अपीयर होता है, ठीक है। तो एक बुक लिखी गई है कि मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस, ठीक है। क्यों? ये उल्टा चलते हैं, ऐसा लिखा है किसी ने, ठीक है, क्योंकि ये उल्टा घूमते हैं, ठीक है। सारे प्लैनेट्स भाई साहब वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, वीनस जो है ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, ठीक है। ओके, सो वीनस हैज नो मून और सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन, ठीक है। वीनस रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ज्यादा करके आपके जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, इकलौता वीनस जो है वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? स्पिन होने का जो डायरेक्शन है दैट इज डिफरेंट। ओके ओके ओके, नाउ वी कम टू अर्थ, द ओनली प्लैनेट वेयरिन लाइफ हैज बीन डिस्कवर्ड सो फार। देखो, अगर हम बोल रहे हैं ना कि द ओनली प्लैनेट वेयरिन लाइफ हैज बीन डिस्कवर्ड सो फार, इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ इज ओनली एग्जिस्टेंट इन अर्थ। ऐसा हो सकता है कि दूसरे प्लैनेट्स में भी लाइफ एग्जिस्ट करे, ठीक है, दूसरे फॉर्मेट में करे। जैसे हम बोल रहे हैं कि भाई साहब हम ऑक्सीजन के एनवायरनमेंट में ही जिंदा रह सकते हैं, सारे प्लांट्स और एनिमल्स। Until unless there is oxygen, we will not be able to survive. All plants and animals, including the ones which are aquatic. ठीक है? लेकिन ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया देखे गए हैं विच कैन सर्वाइव इन द एनवायरमेंट ऑफ मीथेन, जहां पे ऑक्सीजन नहीं है। जैसे अगर आप देखोगे ईस्ट, ईस्ट जो है जिसको आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपने फर्मेंटेशन प्रोसेस में, अपने फूड के फ्लेवरिंग प्रोसेस में, उसका भाई साहब जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसमें ऑक्सीजन नहीं लेते वो, दे डू नॉट टेक ऑक्सीजन, ठीक है। उनका अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, लेकिन वो तो जिंदा है बिना ऑक्सीजन के। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हमारे अर्थ में ही हमने देखे हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। तो क्या इन ऑर्गेनिजम्स के इन सारे प्लैनेट्स में लाइफ पॉसिबल है? पॉसिबल है भाई साहब, ठीक है। हो सकता है हम डिस्कवर ना कर पाए हो, लेकिन हो सकता है कि अभी तक एग्जिस्ट कर रहे हो। तो अभी तक जो हम बोलते हैं कि प्लैनेट लाइफ, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेर इन लाइफ एग्जिस्ट और द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इज देयर, तो वो शायद रॉन्ग हो जाए, ठीक है। ओके, अर्थ जिसको पृथ्वी का नाम देते हैं, द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट। अभी तक हमको ये ज्ञात है, ठीक है। हो सकता है हमको ज्ञात ना हो कि इन प्लैनेट्स में भी लाइफ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सम स्पेशल एनवायरमेंटल कंडीशंस आर रिस्पांसिबल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, सच एज राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ऐसा बोला जाता है कि अर्थ अगर थोड़ा सा और अंदर होता तो बहुत ज्यादा गर्मी होती, ठीक है। ऐसे ही अभी आप भाई साहब जनवरी में है, मार्च तक, मई तक आपकी हालत खराब हो जाएगी, है ना। और वो भी हम कोस्टल एरिया में रह रहे हैं, तो अगर आप डीप डाउन जाएंगे अंदर के इलाकों में तो वहां तो और ज्यादा गर्मी या ठंडी है, ठीक है। हम तो एक्सट्रीम जो क्लाइमेट है उसको देख जानते ही नहीं है। वी स्टेइंग इन मुंबई डू नॉट एक्सपीरियंस एनी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस apart from rain which continues for 4 months, otherwise we hardly experience any weather conditions, ठीक है। मार्स तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा इधर होता तो काफी ठंडी होती, थोड़ा सा इधर होता तो काफी गर्मी होती, ठीक है। तो इट इज एट अ राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, अदरवाइज टेम्परेचर्स वुड हैव बीन क्वाइट अनबेरेबल, ठीक है। ओके, राइट टेम्परेचर रेंज, इसका डिस्टेंस की वजह से इसका टेम्परेचर रेंज बिल्कुल सही है। प्रेजेंस ऑफ वाटर जो सारे प्लैनेट्स में नहीं है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ वाटर, सूटेबल एटमॉस्फेयर जिसमें ऑक्सीजन वगैरह एकदम सही प्रोपोर्शनेट में, ब्लैंकेट ऑफ ओजोन है which prevents the ultraviolet rays from the sun to reach us, ठीक है। सो ये सारे आपके पास अब लाइफ सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं which are predominantly found only on earth. Then we have Mars. From space the earth appears blue green due to reflection of light. ये blue green लगता है स्पेस से, ठीक है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वाटर एंड लैंड मास। हमारा वाटर कितना है? 70% है, तो ऑलमोस्ट 70% ऑफ द एंटायर अर्थ इज वाटर, और वाटर जनरली ब्लू अपीयर करता है, ठीक है। तो इसके वजह से ये भी वैसा पूरा दूर से ये ब्लू ही अपीयर करेगा, इट विल अपीयर एज ब्लू बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन अ ह्यूज एक्सटेंट। तो आप देखो 70% वाटर ही है, ठीक है। फ्रॉम स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू ग्रीन ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द वाटर एंड लैंड मास ऑन इट्स सरफेस। ओके, द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये ऐसे टिल्टेड है, ठीक है। और ये टिल्टेशन की वजह से ये 23.5 डिग्री का टिल्ट है, ठीक है। ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है एंड इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट। ओके, तो आप देखो यहाँ पे
कैसे घूमता है? चेंजेस इन सीजन टेक प्लेस ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन एंड द टिल्टिंग ऑफ इट्स ओन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो ये जो चेंजेस होते हैं वो क्यों होते हैं? आपके डिस्टेंस जो होता है सन से, देखो ये एक इलेप्टिकल ऑर्बिट है, मतलब सन के आजू बाजू एकदम सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, तो डिस्टेंस यहाँ पे बढ़ जाता है, यहाँ पे कम हो जाता है, ऐसा इलेप्टिकल ऑर्बिट। अर्थ इज रोटेटिंग इन एन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट अराउंड द सन, बिकॉज ऑफ विच दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस आर नॉट द सेम। ठीक है, इसीलिए द अमाउंट ऑफ हीट दैट वी रिसीव फ्रॉम द सन इज डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे इधर नॉर्दर्न समर है, क्यों? क्योंकि ये भाई साहब इसकी मुंडी सन की तरफ है, और ये सदर्न विंटर है, सदर्न पार्ट में इस टाइम पे विंटर होगा। ठीक है, कभी जून के टाइम पे। नॉर्दर्न पार्ट में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम पे समर होगा, बिकॉज ऑफ डायरेक्ट रेस फ्रॉम द सन, क्योंकि ऐसे घूम रहा है ना ये, और इसकी मुंडी इसकी तरफ है। और सदर्न पार्ट में जनरली स्लांटिंग रेस ऑफ सन पहुंचेंगे, जिसकी वजह से सन का जो it will be basically temperatures would be down and this will be winter condition. Then we come here, ठीक है, नॉर्दर्न ऑटम। ठीक है, ये आपका भाई साहब नॉर्दर्न ऑटम, ऑटम मतलब जब पतझड़ का सीजन बोलते हैं ना, आपके पत्ते वगैरह गिरने लगते हैं। ठीक है, एंड दिस इज सदर्न स्प्रिंग, स्प्रिंग का मौसम है यहाँ। ठीक है, यहाँ पे अगर आप आएंगे 22 दिसंबर, यहाँ पे आपका नॉर्दर्न विंटर। अभी देखो सन के डायरेक्ट सनलाइट में कौन आ रहा है? सदर्न पार्ट आ रहा है, नॉर्दर्न पार्ट इज अ लिटिल अवे, बिकॉज ऑफ विच इट विल गेट नॉर्दर्न विंटर। बहुत नींद आ रही है। ठीक है, सदर्न समर हो गया। जैसे ये यहाँ पे आया तो ये हो गया सदर्न ऑटम और फॉल, wherein the leaves will fall basically, and northern spring. So change in season is basically due to the tilted axis of the earth and due to its rotation. ठीक है, so यहाँ पे भाई साहब चेंज इन पोजिशन होता रहता है, बिकॉज ऑफ विच वी आर एक्सपीरियंसिंग चेंज इन सीजन। ठीक है, ओके। अर्थ हैज ओनली वन मून, इसका एक ही नेचुरल, ठीक है, एक ही नेचुरल मून है। ठीक है, जो हमको नेचर से मिला है, बाकी सारे जो है वो सैटेलाइट्स हैं। ओके, देन वी हैव मार्स। ठीक है, मार्स जिसको अपन मंगल बोलते हैं, द नेक्स्ट प्लैनेट, द फर्स्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ अर्थ इज मार्स। इट अपीयर्स स्लाइटली रेडिश एंड देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट। ठीक है, मार्स हैज टू स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट्स। अर्थ के कितने सैटेलाइट्स हैं भाई साहब? वन। ठीक है, वीनस के कितने सैटेलाइट्स हैं? मरकरी के, हाँ मरकरी। ठीक है, मरकरी और वीनस के भाई साहब 0 सैटेलाइट्स हो गए। अर्थ हैज गॉट वन एंड फाइनली मार्स हैज गॉट 2 नेचुरल सैटेलाइट्स। ठीक है, so the satellites are known as Phobos and Deimos. Okay, these are the satellites name. Okay, now we come to Jupiter. ठीक है, बृहस्पति जिसको हम बोलते हैं, Jupiter is the largest planet of the solar system. It is so large that about 1300 Earths can be placed inside the giant planet. ऐसे भाई साहब 1300 अर्थ इसके अंदर आ जाएंगे, कितना बड़ा है ये। ठीक है, इट इज अ ह्यूज प्लैनेट। हाउएवर, लेकिन इसका जो डेंसिटी है वो कम है। ठीक है, द मास ऑफ जुपिटर, तो अभी देखो कैसा होना चाहिए, अगर इसका साइज 1300 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ है, तो इसका मास भी 1300 टाइम्स होना चाहिए, लेकिन इसका मास अगर आप देखोगे सिर्फ ऑलमोस्ट 318 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है? इसकी डेंसिटी, इसका घनत्व कम है। ठीक है, इसकी डेंसिटी कम है। भाई 1300 का, हमसे अगर ये 1300 गुना ज्यादा इसका साइज है, तो हमसे इसका मास भी 1300 गुना होना चाहिए था, लेकिन 1300 गुना नहीं है, 300 गुना ही ज्यादा है। इसका मतलब इसकी डेंसिटी जो है वो कम है, घनत्व कम है। आर वी क्लियर? ठीक है, हाँ, गैस बोल सकते हैं। देखो डेंसिटी मतलब कैसा होता है, जैसे आपने सीमेंट का बोरी देखा होगा, सीमेंट का कोनी देखा होगा, सीमेंट में से आप ऐसे सीमेंट को निकालो, उड़ेगा भाई साहब। ठीक है, लेकिन उसी सीमेंट का गोल बनाकर आप भाई साहब बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं। उसकी डेंसिटी क्या हो गई? अभी बढ़ गई ना भाई साहब। उस सीमेंट को जब आपने पानी से मिलाया, तब वो उड़ा क्या? ऐसा यहाँ पे तो सब सीमेंट ही सीमेंट है, उड़ा है क्या सीमेंट? ऐसा नहीं ना, उसकी डेंसिटी क्या हो गई? बढ़ गई ना। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ गैस से भरा है, बल्कि ऐसा है कि उसका जो डेंसिटी है वो कम है। डेंसिटी अलग अलग मटेरियल्स की अलग अलग होती है, तो जिन चीजों से उसका वो बना हुआ है, उसका घनत्व कम है, उसका डेंसिटी कम है। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? ठीक है, ये नहीं कि वो सिर्फ गैस से ही बना है। हाँ, गैस की क्वांटिटी वहां पे ज्यादा है, डेफिनेटली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका पूरा पूरा वो गैस से बना है। इट्स अ प्लैनेट, इट्स नॉट अ स्टार दैट इज मेड अप ऑफ गैस। ठीक है, हाउएवर उसकी डेंसिटी कम है। ठीक है, सो इट रोटेट्स वेरी रैपिडली ऑन इट्स एक्सिस, बहुत जोर घूमता है ये। It is so large that about 1300 heads can be placed inside. Okay. Saturn, sorry, Jupiter has a large number of satellites. If you observe it with the help of a telescope, you can see 4 of its large moons. टेलीस्कोप से आपको 4 मून्स जुपिटर के दिख जाएंगे। ठीक है, 4 मून्स दिख जाए। इट हैज आल्सो फेंट रिंग्स अराउंड इट, ऐसे रिंग्स दिखेंगे आपको, फेंट, हल्के हल्के रिंग्स दिखेंगे जुपिटर के आजू बाजू। ठीक है,
नाउ वी हैव सैटर्न, जिसको हम शनि बोलते हैं. Saturn is the second largest planet in our solar system after Jupiter. Beyond Jupiter is Saturn, which appears yellowish in color. These rings are not visible with the naked eye. ये आप खाली आंखों से नहीं देख सकते. आप खाली आंखों से शायद सैटर्न को फिर भी देख लें, लेकिन खाली आंखों से इनके रिंग्स को नहीं देख पाएंगे. You will have to have a telescope in order to see. ठीक है? You can observe them with a small telescope. What makes Saturn unique in the solar system? ठीक है? ये क्या है भाई साहब? Its density is less than that of water. ठीक है? ये भाई साहब पानी में डूब जाएगा. ठीक है? दिस विल बेसिकली फ्लोट. डूबेगा नहीं, इट विल फ्लोट. अगर बहुत बड़ा कोई ओशन हो, बहुत बड़ा कोई ओशन हो और उसमें अगर हम सैटर्न को डुबोने की कोशिश, वो डूबेगा नहीं, वो तैरता रहेगा. उसकी डेंसिटी वाटर से भी लेस है. ठीक है? उसकी डेंसिटी वाटर से भी लेस है. ओके. जो भी चीज वाटर में फ्लोट होती है, ऑब्वियसली उसकी डेंसिटी वाटर से लेस होती है. जैसे प्लास्टिक वाटर में फ्लोट होता है क्योंकि प्लास्टिक की डेंसिटी वाटर से लेस है. लोहा वाटर में सिंक हो जाएगा बिकॉज लोहे की डेंसिटी वाटर से ज्यादा है. ठीक है? क्लियर है? क्या कुछ पूछना है? ओके. ओके, देन वी हैव यूरेनस. ओके, यूरेनस क्या हो जाएगा भाई साहब? अपीयर्स एज अ स्मॉल डिस्क ऑल्दो इट्स डायमीटर इज ऑलमोस्ट 4 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ. ठीक है? ये भी एक डिस्क की तरह आता है और इसका डायमीटर भी भाई साहब क्या है? 4 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ. मतलब उसका डायमीटर 4 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ. तो रेडियस कितना हो जाएगा? 8 टाइम्स. है कि नहीं? डायमीटर अर्थ के 4 गुना है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 8 गुना. ठीक है? हाइड्रोजन एंड मीथेन हैव बीन डिटेक्टेड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ यूरेनस. बहुत बड़ी तादाद में हाइड्रोजन और मीथेन अवेलेबल हैं. ठीक है? यूरेनस के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन मीथेन हैव बीन डिटेक्टेड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ यूरेनस. इट इज पिक्यूलियर इन सेंस दैट इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट लाइक वीनस. इसका भी भाई साहब ईस्ट टू वेस्ट रोटेशन, जैसे आपका वीनस का है ईस्ट टू वेस्ट रोटेशन, वैसे यूरेनस का भी है. So two planets which are supposedly rotating from east to west are Uranus and Venus. ठीक है? Okay. It has got 27 satellites. इसके भाई साहब 27 moons हैं. ठीक है? Then we have Neptune. Neptune is about 17 times heavier than the Earth. Being far away from the Earth, it is a cold planet. ठीक है? It has got 14 satellites. इसके भाई साहब 14 satellites. ठीक है? तो अगर आप देखोगे इसके कितने थे, तो इसके 12 हैं. 4 आपको दिखते हैं. ठीक है? इसके 17, उसके और उसके 17 ना, 14 है कि 17 है भाई साहब? हाँ 14. ठीक है? सो अगर आप देखोगे ये पूरा जो ग्रुप है, इसमें से किसी का भी एक सैटेलाइट नहीं है. ठीक है? मोर देन 1 सैटेलाइट का ग्रुप है. यहां से सैटेलाइट होना चालू हुआ है और भाई साहब सबके एक से ज्यादा सैटेलाइट है. समझ में आ रहा है? तो इनको हम क्या बोलेंगे? दीज आर नोन एज द इनर प्लैनेट्स एंड दीज आर नोन एज द आउटर प्लैनेट्स. ठीक है? ओके. प्लूटो, जैसे मैंने बोला भाई साहब आपको, एक था हमारा प्लैनेट, अभी भी है. ठीक है? लेकिन उसकी प्लैनेट में गिनती नहीं होती है. हमारे टाइम पे भाई साहब हम हमेशा पढ़ते थे, नवग्रह बोलते हैं ना, नवग्रह. ठीक है? आप लोग जब स्टडी मतलब जो लोग एस्ट्रोलॉजी स्टडी करते हैं, वो लोग नवग्रह बोलते हैं. As stated earlier, Pluto is a dwarf planet as its orbit overlaps with the orbit of Neptune. ठीक है? एक dwarf planet है और इसका ऑर्बिट जो है नेपच्यून से ओवरलैपिंग होती है. Its distance is maximum from the sun and hence it is the coldest and the darkest of all planets. ठीक है? लेकिन planets की गिनती हम इसमें नहीं करते क्योंकि ऑलमोस्ट बाहर जा चुका है. ठीक है? ओके. Its size is small, which is about 0.002 times the mass of the Earth. तो अर्थ के भाई साहब इतना, अर्थ के मास को 2/1000 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लूटो का मास आए. ठीक है? वेरी स्मॉल. इट इज नॉट विजिबल थ्रू नेकेड आई. इट हैज 5 सैटेलाइट्स. ठीक है? इसके 5 सैटेलाइट है और कितना साल लगता है हमको? कितना साल लगता है? 1 साल लगता है. प्लूटो को सन का एक चक्कर लगाने में कितना साल लग रहा है? देखो 248 ईयर्स. अर्थ ईयर्स मतलब हमारा एक जो ईयर होता है जो 365 डेज का होता है, प्लूटो को कितने दिन लगते हैं? 248 इंटू 365. इतने साल उसको लगते हैं एक रेवोल्यूशन करने में सन के आजू बाजू. ठीक है? इट टेक्स 248 अर्थ ईयर्स. अर्थ ईयर्स मतलब 365 1/4 डेज जो भी होता है. ठीक है? टू ऑर्बिट अराउंड द सन. एज ऑफ नाउ देयर इज अ कंट्रोवर्सी वेदर प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लैनेट और नॉट. इसीलिए हम भाई साहब इसको एज अ प्लैनेट नहीं गिन रहे हैं. ठीक है? एज अ प्लैनेट इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि किसी भी, क्योंकि दोनों का जो ऑर्बिट है ऑलमोस्ट सेम हो गया है, नेपच्यून और प्लूटो का. ठीक है? ओके. अभी हम बात करेंगे, अभी तक हमने बात की भाई साहब स्टार्स की, कैसे वो फॉर्म होते हैं, कॉन्स्टेलेशंस की बात की हमने. ठीक है? फिर हमने प्लैनेट्स की बात की. एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अदर बॉडीज व्हिच आर एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, meteors and meteorites and artificial satellites जो हम बनाते हैं. ठीक है? ओके. सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, there is a large gap in between the orbits of Mars and Jupiter.
मार्स और जुपिटर तो हमारे इनर प्लैनेट्स हो गए और ये आउटर प्लैनेट्स हो गए। तो मार्स और जुपिटर के बीच में एक बहुत बड़ा सा गैप है और इस गैप में है एस्टेरॉइड्स, ठीक है, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। ये आपके एस्टेरॉइड बेल्ट है। दिस इज बेसिकली नोन एज द एस्टेरॉइड बेल्ट, ठीक है। ये एस्टेरॉइड्स हैं, ठीक है। So there's a large gap, and this gap, a large number of small objects that revolve around the sun are called as asteroids. ठीक है, इनको अपन एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। ये माइनर प्लैनेट्स हैं। हो सकता है कभी कोई बहुत बड़ा प्लैनेट हुआ हो जो फूट गया हो, ब्लास्ट हो गया हो, लेकिन क्योंकि वो प्लैनेट ऑर्बिट कर रहा था तो उसके टुकड़े भी अभी भी ऑर्बिट कर रहे हैं, ऐसा ऐसा मानना है। वी डू नॉट नो, ऑब्वियसली इतने सालों पहले जो भी घटना घटी थी उसका हमने कोई रिकॉर्डिंग तो था नहीं, ठीक है। So we assume that there might have been a planet which was revolving between Earth and Mars and Jupiter, and this planet exploded, because of which the fragments of the explosion are still revolving. ठीक है, तो ये आपके एस्टेरॉइड बेल्ट्स हैं। These are basically asteroid belts. इनको माइनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं क्योंकि टुकड़े हैं भाई साहब, ठीक है। These are minor planets. Okay. तो जैसे आपका देखो ये सिरियस है which is there as in the asteroid belt, जिसका डायमीटर कितना है भाई साहब, 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर का डायमीटर, ठीक है। यहाँ से दिल्ली तक का डायमीटर है इसका, समझ में आ रहा है ये। सो दिस इज बेसिकली 1000 किलोमीटर सीरीज है, ठीक है। ओके, कैन बी व्यूड ओनली थ्रू अ टेलीस्कोप। कॉमेट्स, अभी कॉमेट्स क्या होते हैं? द हेवनली बॉडीज व्हिच रिवॉल्व अराउंड द सन इन हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट्स आर नोन एज कॉमेट्स। ये भाई साहब एक रॉकेट की तरह जाते हैं, ऐसे दिखेगा आपको, ठीक है। मतलब यहाँ से ऐसे जेट्स दिखा रहे हैं और बहुत जोर से जाते हैं, ठीक है। दीज आर बेसिकली कॉमेट्स, ओके। They are very small size celestial bodies that become visible from the earth only when they come close to the sun. तो जब बहुत सन के क्लोज आते हैं तभी ये विजिबल होते हैं। These are known as comets. तो हमको जो लास्ट कॉमेट दिखा था वो था हैलीज कॉमेट, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट एवरी 76 ईयर्स अपीयर होता है, हैलीज कॉमेट। कॉमेट्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं लेकिन हमको नहीं दिखते हैं। वो हमको दिखते तब हैं जब वो सन के बहुत पास आए, ठीक है। सो द लास्ट कॉमेट दैट वाज विजिबल टू अस वाज हैलीज कॉमेट। ये ऐसे घूमते हैं भाई साहब, देखो ये आपका सोलर सिस्टम है एंड कॉमेट ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। दिस इज हाउ दे आर बेसिकली रिवॉल्विंग। ये आपका कॉमेट है, देखो इस तरह से दिखेगा वो, ठीक है। दिस इज बेसिकली हेड और इसका एक टेल होता है, ठीक है। ये देखो हेड है ये और इसका एक टेल होता है, ठीक है। इस तरह से दिखता है ये। तो ये देखो ऐसे घूमेगा ये कॉमेट। द टेल डिसअपियर्स अगेन व्हेन द कॉमेट मूव्स अवे फ्रॉम द सन। तो जब ये सन के बहुत पास आता है, ये देखो हेड है, ये टेल है, ठीक है। अभी ऐसे घूम रहा है ये सन। द लेंथ ऑफ द टेल ऑफ अ कॉमेट ग्रोज इन साइज एज इट अप्रोचेस द सन। ज्यादा विजिबिलिटी बढ़ जाती है ना, ठीक है, तो उसके सारा टेल जितना लंबा है वो दिखने लगता है, ठीक है, एज इट व्हेन इट कम्स क्लोजर टू द सन, ठीक है। और जैसे जैसे ये दूर जाता रहता है, द टेल डिसअपियर्स अगेन व्हेन द कॉमेट मूव्स अवे फ्रॉम द सन। जैसे जैसे वो कॉमेट सन से दूर जाता रहता है तो उसका टेल डिसअपियर होता रहता है। आर वी क्लियर? इस तरह से भाई साहब आपको कॉमेट दिखेगा। दिस इज हाउ द कॉमेट वुड अपीयर। इफ यू सी द साइज ऑफ द हेड एंड द टेल एट लीस्ट इंक्रीजेस व्हेन इट कम्स नियर टू द सन। द विजिबिलिटी आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। द टेल ऑफ अ कॉमेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन। ये हमेशा सन से डायरेक्टेड अवे है, ठीक है। दिस इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन, द टेल ऑफ अ कॉमेट, ठीक है। ओके ओके, हैलीज कॉमेट जैसे मैं आपको बोल रहा था इज द मोस्ट फेमस अमंग ऑल द कॉमेट्स एंड वाज फर्स्ट रिकॉर्डेड ओवर 2000 इयर्स अगो। जब ये उस टाइम पे रिकॉर्ड हुआ था तो लोगों को लगा था कि भाई साहब कुछ हमारे ऊपर आने वाला है, ठीक है। दे थॉट दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन। और बहुत सारी बुक्स में तभी ये लिखा गया था कि अभी हमारा ध्वंस होने वाला है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने बोल दिया था कि भाई हम अभी एक्सप्लोड होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा नहीं होता। इट ऑर्बिट्स अराउंड द सन एवरी 76 इयर्स। मतलब हर 76 साल में ये हमको विजिबल होता है। एवरी 76 इयर्स हैलिस कॉमेट वुड बी विजिबल टू द पीपल ऑन अर्थ, ठीक है। ओके, डू यू नो हैलिस कॉमेट वाज लास्ट सीन इन 1986। हमको 1986 में लास्ट दिखा था। अभी कब दिखेगा? इसमें 76 प्लस कर दीजिए, कितना हो गया? 6 प्लस 6 12, 8 प्लस 1 7, 7 प्लस 7 15, 2052 में फिर से दिखेगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। इसमें 76 साल बाद ये फिर से हमको दिखेगा, ठीक है। ओके, दिस इज हाउ द कॉमेट वुड अपीयर। अभी हम बात करेंगे मेटियोर्स एंड मेटियोराइट्स। ये बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक है। अगर ये गलती से भी हमारे प्लेनेट को स्ट्राइक करते हैं, इट कैन एक्चुअली कॉज अ मैसिव डिस्ट्रक्शन। ऐसा माना जाता है कि जुरासिक एज में जो आपके भाई साहब डायनासोर्स हैं वो इसीलिए लुप्त हुए क्योंकि डायनासोर्स बहुत पावरफुल स्पीशीज थे। ऐसा माना जाता है कि कोई मेटियोर आके हमारे अर्थ में गिरा, ठीक है, और वो इतना भारी था कि बहुत जोर से कोलिजन हुआ जिससे अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको खींच के थप्पड़ मार दूं तो आपका गाल गर्म हो जाएगा कि नहीं?
कुछ देर तक तो गर्म रहेगा ना भाई साहब, कोलिजन हुआ है ना बेसिकली, इट हैज अ कोलिजन दैट हैज हैपेंड, एनर्जीज क्लैश हुई है, ठीक है, तो आपका गाल गर्म हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर कोलिजन हो रहा है, मतलब अगर आपका मेटियोर किसी अर्थ को स्ट्राइक कर रहा है, दोनों भी मूव कर रहे थे, तो ऑब्वियसली अर्थ का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया उस कोलिजन के चलते कि जितने भी बड़े बड़े स्पीशीज थे, स्पेशली द डायनासोर्स, दे डाई। छोटा एक स्पीशी बच गया, अमोइबा, और हम सब वहीं से आ रहे हैं। दैट इज, हाँ, थियरी है, ऑब्वियसली थियरी है, क्योंकि हमने कोई रिकॉर्डिंग तो की नहीं है, ये थियरी है। और हमको अवशेष मिले हैं, मेटियोर्स जो है बहुत बड़े क्रेटर्स बना चुके हैं, बहुत बड़े गड्ढे बना चुके हैं अर्थ के सरफेस पे, तो हमको अवशेष मिला है उसका, ठीक है। उसके बिना पे हम ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा रिकॉर्डिंग तो नहीं हुआ है, लेकिन उसके बिना पे। So meteors and meteorites. Meteors are very small stone-like objects that are revolving around the sun. Their existence becomes known only when some of them enter the atmosphere of the earth. ठीक है, तो ये एटमॉस्फेयर में जब घुसते हैं तभी हम समझ पाते हैं। द पाथ ऑफ द meteor appears as streak of light in the night sky. ठीक है, meteors are commonly known as shooting stars, though they are not stars. ये stars नहीं है, but they appear as shooting stars. Some meteors are so large that a part of them reaches the surface of the earth before they get evaporated completely. ठीक है, they are known as meteorites. ठीक है, कुछ कुछ meteors ऐसे होते हैं, इवेपोरेट कैसे होते हैं भाई साहब, वो मैं आपको बता दूं। जैसे मान लो ये अर्थ है, इसके ऊपर एक एटमॉस्फेयर है, अभी एक मेट्योर है, ये आ रहा भाई साहब, ये आके धड़ाम से मारेगा ना, सब मर जाएगी। लेकिन ये मेट्योर जब आएगा और जैसे इस अर्थ में एंटर करेगा, मतलब एटमॉस्फेयर में जैसे ही एंटर करेगा, एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन जनरेट करता है, ठीक है। ऑब्वियसली आप एटमॉस्फेयर से मूव कर रहे हैं, तो देयर इज अ फ्रिक्शन दैट इज जनरेटेड, ठीक है, और यही फ्रिक्शन उसका टेम्परेचर को बढ़ा देगा, इतना बढ़ा देगा कि वो एक्सप्लोड हो जाएगा, और जो नीचे गिरेगा वो धूल पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे धूल पार्टिकल, आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि धूल आया कहां से है। इट इज ड्यू टू अ मेटेओर एक्सप्लोजन, ठीक है। सो मेटेओर्स, सम मेटेओर्स आर सो लार्ज दैट a part of them reaches the surface of the earth before they get evaporated completely. These are known as meteorites. After hitting the earth's surface, ठीक है, ये देखिए इससे क्रेटर्स बनते हैं, ये ऐसा क्रेटर है, जहां जहां पे भी आपको अर्थ में ऐसे बड़े बड़े क्रेटर्स मिले हैं, वो दिस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ अ मेटियोर दैट हैपेंड समवेयर इन द हिस्ट्री। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। दे फॉर्म अ क्रेटर, तो बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। द एरिजोना मेटियोराइट क्रेटर वाज फॉर्म्ड बाय अ मेटियोराइट दैट फेल थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, हजारों साल पहले भाई साहब यहाँ पे कोई मेटियोर गिरा होगा। मेटियोराइट्स हेल्प साइंटिस्ट इन इन्वेस्टिगेटिंग द नेचर ऑफ द मटेरियल फ्रॉम व्हिच द सोलर सिस्टम वाज फॉर्म, किस मटेरियल से ये सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ है, ओके। मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, हमारे और भी बहुत सारे सैटेलाइट्स हमने भेजे हैं, इंडिया ने बहुत सारे सैटेलाइट्स भेजे, ठीक है, आर्यभट्टा, इनसैट। इनफैक्ट अभी स्पेस में बहुत सारा कचरा हो गया है, इसको हम स्पेस डेब्रिस बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि सारे जितने भी आपके कंट्रीज हैं वो सब अपने सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, ठीक है। वहां पे तो कोई किसी का जमीन, किसी के पापा का जमीन नहीं है, वहां पे कोई बोल भी नहीं सकता नहीं नहीं ये हमारा एरिया है, तुम्हारा एरिया, तुम इतना ले लो, मैं ये है ही नहीं, ठीक है। सो इट्स नॉट अ बाउंड्री दैट हैज बीन डिजाइन, सो पीपल आर सेंडिंग देयर सैटेलाइट्स। और अभी हो क्या रहा है कि वहां पे देखो, सैटेलाइट ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए फंक्शन करेगा, सैटेलाइट की भी एक लाइफ होती है, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, कचरा हो जाएगा, ठीक है, दैट बिकम्स अ डेब्रिस, इट बिकम्स अ डेब्रिस। तो आर्यभट्टा, इनसैट, दीज आर बेसिकली सैटेलाइट्स, दीज आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, दे आर आल्सो नोन एज मैन मेड सैटेलाइट्स, इनको अपन मैन मेड सैटेलाइट्स बोलते हैं। दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ मच क्लोजर टू द मून, ये भाई साहब अर्थ के पास रिवॉल्व कर रहे हैं, एंड दे आर मच क्लोजर टू द मून, मून तक की दूरी नहीं है इनकी, ठीक है। सैटेलाइट्स आर लॉन्च इनटू स्पेस विद द हेल्प ऑफ रॉकेट्स, तो ये रॉकेट जाता है, ये रॉकेट भाई साहब आगे चला जाता है और सैटेलाइट को छोड़ देता है, ठीक है, ये एक्सप्लोड हो जाएगा और ये सैटेलाइट भाई साहब यहाँ पे घूमने, रॉकेट एक्सप्लोड हो जाएगा, रॉकेट स्पेस में चला जाएगा और सैटेलाइट जो है ऐसे घूमने लगेगा, ठीक है। दिस विल स्टार्ट यूज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, दैट इज मैन मेड सैटेलाइट्स। एक तो होता है वेदर फोरकास्टिंग, अगर आप न्यूज में कभी देखते हो तो वेदर फोरकास्टिंग होती है, जैसे आज बहुत बारिश होने वाली है, या ठीक है, बहुत बारिश होने वाली है या क्या टेम्परेचर्स होंगे। सो वेदर फोरकास्टिंग के लिए ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन सिग्नल्स, तो रेडियो और टेलीविजन सिग्नल्स के लिए जरूरी होता है, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग, टेलीकम्युनिकेशन रिमोट सेंसिंग के लिए भी, ठीक है, ओके। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर सैटेलाइट। तो आपका वेदर फोरकास्टिंग अगर आप देखोगे, जैसे वेदर फोरकास्टिंग बहुत जरूरी किसके लिए होता है, हाँ, साइ चलो साइक्लोन्स तो कभी एक बार आता है साल में शायद,
हाँ, कौन सा डेली टाइम टेबल? वेदर फोरकास्टिंग बहुत जरूरी होती है मछुआरों के लिए, फिशरमैन के लिए, ठीक है, जो लोग डीप डाउन सी में जाते हैं फिशिंग करने के लिए, ठीक है, उनको भाई साहब हर समय वेदर फोरकास्टिंग जानकर जाना पड़ता है, क्योंकि अगर बहुत बड़ा तूफान आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है, दे हैव गॉन टू हंट फिश बट दे विल बी कॉट इन द ह्यूज स्टॉर्म, ठीक है, तो इसीलिए वेदर फोरकास्टिंग बहुत जरूरी होती है, ठीक है, और मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर, बारिश कितनी होने वाली है, ठीक है। अब मुंबई में जैसे वेदर फोरकास्टिंग इंपॉर्टेंट बहुत हो जाता है मानसून के सीजन में, जो रेड अलर्ट होते हैं आपके, कभी कभी आपके स्कूलों को बंद किया जाता है, ठीक है, क्योंकि रेड अलर्ट डिक्लेयर किया हुआ है, तो क्योंकि उसमें आपका वाटर क्लॉगिंग होगा या बाढ़ आ सकती है, ऐसा सिचुएशन हो सकता है, और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, इसीलिए वेदर फोरकास्टिंग, और ये हम सैटेलाइट से करते हैं, सैटेलाइट्स हमारे क्लाउड्स के ऊपर है, तो सैटेलाइट्स को पता चल जाता है इतना क्लाउड आ रहा है, इतना रेन होगा, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन सिग्नल्स, तो आपका रेडियो एंड टेलीविजन सिग्नल्स मतलब आपका जो भी अभी जो रेडियो वेव्स, जो आपके टेलीकम्युनिकेशन वेव्स हैं, जो आपके मतलब दूरध्वनि बोलते हैं हम जिसको, ठीक है, मतलब आपके मोबाइल जो सिग्नल्स है वो भी सैटेलाइट से ही हो रहे हैं, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग, तो टेलीकम्युनिकेशन मतलब मोबाइल के सिग्नल्स, ये रिमोट सेंसिंग, ये सब आपका भाई साहब सैटेलाइट से हो रहा है, ठीक है। आपका जो नंबर होता है वो कैसे कैसे ऑपरेट करता है, आप जब किसी को कॉल कर रहे हैं तो उसी इंसान को कैसे लगता है, देखो यहाँ पे समझ लो आपका एक नंबर है, आपके नंबर का एक फ्रीक्वेंसी होता है, हर एक नंबर का एक फ्रीक्वेंसी होता है, तो लेट्स से आदित्य का एक फोन है, इस फोन का जो भी नंबर है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है, और लेट्स से वो मुझे कॉल कर रहा है, तो हाउ विल दिस कॉल कनेक्ट टेक प्लेस, यहाँ पे रेडियो वेव्स होते हैं, तो हमारे यहाँ पे सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है, इसका एक फ्रीक्वेंसी होगा जो यहाँ पे रहेगा, और मेरा भी एक फ्रीक्वेंसी होगा, ये फ्रीक्वेंसी दोनों कनेक्ट होंगे तभी हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे, दैट्स हाउ वी गेट कनेक्टेड, ठीक है। सो इस तरह से आपका भाई साहब टेलीकम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग होता है, जो सैटेलाइट एनेबल्ड होता है, ठीक है। हमारे देश में सैटेलाइट्स बहुत ज्यादा लॉन्च हुए हैं, और इसी सैटेलाइट के चलते हमारा इंटरनेट या हमारा जो टेलीकम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड हुआ है, आप देखेंगे बहुत सारे विकसित देशों में भी इतना ज्यादा सैटेलाइट का यूज नहीं हुआ है, ठीक है, दूसरी चीजों में हुआ है, लेकिन हमारा टेलीकम्युनिकेशन स्ट्रांगली इमर्ज हुआ है बिकॉज ऑफ दिस। आज की तारीख में आप बैठे बैठे भाई साहब किसी यूएस की कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं, और बैठे बैठे इंडिया के में किसी घर में बैठ ऑफिस में भी नहीं, ठीक है, ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हमारा सैटेलाइट बहुत स्ट्रांग है, हमारे ये जो कनेक्टिविटी है वो बहुत स्ट्रांग है। नहीं, रेडियो वेव्स इफेक्ट करते हैं, मतलब उतना भयंकर इफेक्ट भी नहीं होता है जैसे एक्सरेज का होता है, ठीक है। रेडियो वेव्स आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं, जैसे अगर आप देखोगे मतलब बिल्डिंग के ऊपर जो हम सैटेलाइट्स वगैरह लगाते हैं, या बिल्डिंग के ऊपर जो टावर्स लगाते हैं वो जनरली नहीं लगाने चाहिए, तो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होता है, बच्चों के लिए डिस्टर्बिंग हो सकता है, ठीक है, जिनका अभी तक पूरा पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट होता है रेडियो वेव्स से, नेचुरल वेव्स हैं वो। हाँ, बर्ड्स को हो सकता है क्योंकि वो बहुत छोटे क्रीचर्स हैं, और बर्ड्स मतलब पिजन्स को होता है, होना चाहिए, बकवास वाले प्राणी हैं, ठीक है, वो होने भी नहीं चाहिए, ठीक है, तो मतलब बर्ड्स को थोड़ा बहुत अफेक्ट हो सकता है, और हमारे साथ एक ही बर्ड जुड़ा है वो पिजन, और वो पिजन को तो मैं बर्ड भी नहीं बोलता हूँ, उसका फ्लाइट स्पैन देखो ना, इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग, बर्ड मतलब भाई साहब उड़ेगा तो उड़ेगा बहुत दूर तक उड़ेगा, उसका फ्लाइट स्पैन इस छज्जे से उस छज्जे तक, भाई साहब कहाँ से वो बर्ड हो गया, और करता क्या है वो, वैसा सिर्फ पॉटी करता है, और रहेगा कहाँ पे, हमारे घर में किसी कोने में घोंसला बनाएगा, ऐसा भी नहीं कि वो पेड़ पे जाकर रहे, ठीक है, तो मैं तो उसको बर्ड स्पीशी मानता भी नहीं हूँ, इट्स नॉट अ बर्ड स्पीशी अकॉर्डिंग टू मी, इट्स अ डिसगस्टिंग स्पीशी, एक्चुअली में बहुत सारी बीमारियां आपके पिजन से ही होती हैं, पिजन्स आपको फॉरेस्ट एरिया में नहीं मिलेंगे, आपको फॉरेस्ट एरिया में पिजन्स मिलेंगे ही नहीं, वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते फॉरेस्ट एरिया में, दे सर्वाइव ओनली ऑन द फूड दैट वी गिव देम, ये एक लौती बर्ड स्पीशी है जो सिर्फ हम पे डिपेंडेंट है, ये एक पैरासाइटिक स्पीशी है, आप पिजन्स को फॉरेस्ट एरिया में नहीं देखोगे, वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, वो अपने आप में डिपेंडेंट ही नहीं है, वो हम पे डिपेंडेंट है, हम जो दाना देते हैं उनको, और हम समझते हैं कि वाह वाह, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में हम एक पैरासिटिक स्पीशीज को फीड कर रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं है वो कि कितनी खतरनाक बीमारियां हैं जो पिजन से रिलेटेड है, इनफैक्ट मतलब आपके चेस्ट में इतना ज्यादा कंजेशन हो सकता है कि पर्सन कैन डाई बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन दैट दे स्प्रेड, ठीक है, तो आपको शायद मालूम नहीं होगा, जितने भी आपके म्यूनिसिपल कम्युनिटीज है जैसे पनवेल या आपका सिडको, इन लोगों ने ये नोटिस जारी किया है, पिजन्स को फीड करते हुए अगर हमने आपको देखा तो 500 रुपए का जुर्माना है, ठीक है, यू शुड नॉट बी फीडिंग पिजन्स, क्योंकि ये आप जहां पे भी अगर किसी मतलब
टूरिस्ट एरिया में जाएंगे, जैसे गोवा में जाएंगे, ऋषिकेश में जाएंगे, ऐसे टूरिस्ट एरियाज में अचानक भयानक में आप देखेंगे ज्यादा पिजन्स नहीं वहाँ पे, क्योंकि वहां पे लोगों ने कंट्रोल करके रखा है, लोगों को खिलाने नहीं देते, क्योंकि पिजन्स गंदगी फैलाते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, और इससे टूरिस्ट पॉपुलेशन कम होगा आपका। ठीक है, यू कैन सी क्रोज एंड ऑल, बट यू विल नेवर सी पिजन्स, मच ऑफ द पिजन्स आउट दिस एट दीज टूरिस्ट प्लेसेस। मतलब इन पिजन्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। आउट ऑफ कंट्रोल ये इसलिए हुए क्योंकि हम इनको खाना खिलाते हैं, हम इनको दाना डालते हैं। ठीक है, दे आर एंटायरली डिपेंडेंट ऑन अस, मतलब उनका पैदा होने से लेकर उनको भरण पोषण सब हम पे डिपेंडेंट है। मैं दूसरे टॉपिक में चला गया, बट आई जस्ट लेटिंग यू नो कि रेडियो वेव्स जो है वो आपके बर्ड जैसे पिजन्स के लिए खतरनाक हो सकते हैं, अगर होते हैं तो अच्छा ही है। एनी मोर क्वेश्चंस? So this basically finishes off your chapter on stars and solar system. ठीक है, अब चैप्टर खत्म हो गया ना वैसा, कुछ और बाकी नहीं? ओके, वी विल स्टार्ट विद मैथ्स रिवीजन टुमारो। ठीक है, आपका 13 तारीख से एग्जाम है ना तुम्हारा? यार तुमने जो मेरे को भेजा है ना, वो ब्लू 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 कैसा, मुझे को समझ में नहीं आ रहा है। अरे हाँ, लेकिन भाई लिख के भेज देना यार, फोटो में समझ में नहीं आ रहा है। तूने कहीं पे ऐसा ब्लू मारा है, समझ रहा है मेरे को कि तू नहीं कर पा रहा है, लेकिन हाँ लिख के भेज देना जरा। Introduction. On a clear night, you'll be able to see numerous stars twinkling in the sky. The vast surrounding space is called the universe. The universe includes everything that exists. The most distant stars, planets, satellites, as well as our own Earth and all the objects on it. Thus, in order to study the constitution of this universe, we have to first discuss the objects like galaxies, stars, planets and satellites, etc., which are found in the universe. Objectives. At the end of this lesson, you'll be able to list the celestial objects and identify some, understand the phases of the moon, keep track of lunar expedition, locate some of the constellations in the night sky, know about solar system, explain the role of artificial satellites. The moon. The moon appears to be the brightest of all other celestial objects after the sun. You can see the whole of the moon on a full moon day. How are you able to see the moon? It is because it reflects the light of the sun. The moon does not produce its own light, but looks bright because it reflects the light from the sun. Think of the sun as a light bulb, and the moon as a mirror, reflecting light from the light bulb. The moon revolves around the earth and also around the sun along with the earth. The moon completes one revolution around the earth in 27.3 days. In the meantime, the earth moves ahead in its orbit. Thus, from the earth, the moon appears to complete one revolution between one moon day and the next in 29.5 days. You know that a lunar eclipse may occur on some full moon days. Phases of the moon. New moon. During a new moon, we can see no portion of the moon's surface that is lit. We see only the dark side of the moon. This typically marks the beginning of the lunar cycle, which lasts 29.5 days. The moon is between the earth and the sun in its orbit. Waxing crescent. During the waxing crescent phase, we see on the right side a small silver of the lit moon. First quarter. During the first quarter phase, we see the right half of the lit moon. The moon and earth are now side by side in their orbits around the sun. Waxing gibbous. During the waxing gibbous phase, we see almost the entire right side of the lit moon. Full moon. During a full moon, we see the entire half of the moon's surface that is lit. The moon is positioned behind the earth and the sun. Waning gibbous. During the waning gibbous phase, we see almost the entire left side of the lit moon. Last quarter. During the last quarter phase,
we see the left half of the moon lit. The moon and earth are now side by side in their orbits around the sun. Waning crescent. During the waning crescent phase, we see on the left side a small silver of the lit moon. Moon's surface. The Earth's one natural satellite, the Moon, is more than 1/4 the size of Earth itself, 3,474 kilometer diameter, making the Earth-Moon system virtually a double planet. Because of its smaller size, the Moon's gravity is 1/6 of the Earth's gravity. That is, a person who weighs 60 kg on the Earth would weigh just 10 kg on the Moon. Constellation. We see thousands of stars on a clear moonless night, and some of these stars are arranged in groups or patterns. One group of stars suggested the outline of a bear, another group of stars reminded them of a hunter, and so on. The stars which appear in the form of a closed group and form recognizable shapes and patterns are known as constellations. Usura Major Constellation or Great Bear Constellation. The Indian name of Usura Major Constellation or Great Bear Constellation is Saptarishi. The Great Bear Constellation reminds us of large ladle or a question mark studded in the sky. The Usura Major Constellation or the Great Bear Constellation consists of 7 bright stars arranged in a pattern resembling somewhat a big bear. The constellation Usura Minor or Small Dipper also has 7 stars in it. The pole star forms the handle tip of the Usura Minor. Orion Constellation. The Indian name of Orion Constellation is Mriga. Orion Constellation also consists of 7 prominent stars. The arrangement of stars in the Orion Constellation is shown in the figure. Orion means hunter. So, the arrangement of stars in Orion Constellation is supposed to resemble a hunting man. The Solar System. The Solar System consists of the Sun, the 9 planets, and their satellites or moons, and thousands of other smaller heavenly bodies such as asteroids, comets, and meteors. The Solar System is dominated by the Sun. The Sun is at the center of the solar system, and all these bodies are revolving around it. The gravitational pull of the Sun keeps all the planets and other objects revolving around it. Thus, the motion of all the members of the solar system is governed mainly by the gravitational force of the Sun. Satellites or moons. A satellite or moon is a solid heavenly body that revolves around a planet. The moon revolves around the Earth, so moon is a natural satellite of Earth. The satellites have no light of their own. They shine because they reflect the light of the Sun. We will now describe the Earth's satellite moon in detail. It should be noted that though we commonly call Earth's natural satellite as moon, the satellites of all other planets can also be called their moons. Planets. Planets are solid heavenly bodies which revolve around the Sun in closed elliptical paths. A planet is made of rock and metal and produces no light of its own. A planet shines because it reflects the light of the Sun. Since the planets are much nearer than the stars, they appear to be big and do not twinkle at night. The planets move around the Sun from west to east, so the relative positions of the planets keep changing day by day. The planets are very small when compared to the Sun or other stars. There are 9 major planets, including the Earth. The planet nearest to the Sun is Mercury, and the planet farthest to the Sun is Pluto. The names of the planets along with their Indian names are given in the order of increasing distances from the Sun. Mercury, Buddha. It is the nearest to the Sun. Venus, Shukra. Earth, Prithvi. Mars, Mangal. Jupiter, Brihaspati.
biggest planet. Saturn, Shani. Uranus, Indra. Neptune, Varun. Pluto, Yama, smallest planet. It is farthest from the Sun. Among the 9 planets of the solar system, 5 planets, Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn, can be seen easily with the naked eye. They are referred to as terrestrial planets which have solid and rocky surfaces. 3 planets, Uranus, Neptune and Pluto, are very far away and have been discovered with the help of the telescope. These planets are referred to as Jovian planets. The planet Earth is called the green planet. Mercury is the planet nearest to the Sun. It is smaller compared to Earth and is nearly of the same size as that of the Moon. It is occasionally visible just before sunrise or after sunset. Due to its brightness, it is often called morning or evening star. Like Moon, Mercury too has a rocky surface and mountains. Venus. Venus is the next planet nearest to the Sun. Venus is, however, the closest planet to the Earth. The planet Venus is the brightest object in the night sky except the Moon. Venus appears bright because it reflects about 75% of the sunlight falling on it. The mass of Venus is 4/5 times that of the Earth, while both are nearly the same size. The Earth is the 3rd planet from the Sun. When viewed from the other space, the Earth appears blue and green due to the reflection of light from water and land on its surface. Earth is the only planet in our solar system which has sufficient oxygen, the gas we need in order to live. It is also the only planet to have large quantities of water. It is the presence of life which makes Earth a unique planet. The Earth rotates about an imaginary axis that passes through the North and South Pole. The axis is slightly tilted with respect to the plane of its orbit. The day and night on the Earth occur due to this rotation. The Earth completes its journey around the Sun in 365 days, which we call a year. The change in seasons on the Earth takes place due to the tilting of its axis of rotation and the change in its position with respect to the Sun. As a result of the tilting of the axis, the northern and southern hemispheres of the Earth towards the Sun keep changing throughout the year. When the northern hemisphere is tilted towards the Sun, we experience summer, while it is winter season in the southern hemisphere. Mars. Mars is the 4th planet from the Sun. Since the planet Mars is quite far off from the Sun, it is a cold planet. The planet Mars has an atmosphere containing traces of carbon dioxide, nitrogen, hydrogen, and oxygen. The oxygen on Mars is too little for the survival of life there. Jupiter. Jupiter is the 5th planet from the Sun and the biggest planet of the solar system. It is the first of the gaseous planets made up mainly of hydrogen and helium. It is a very bright object in the sky and appears as a very colorful object when seen through a telescope. Jupiter has some rings around it, but these are extremely thin. It has a very deep atmosphere. The atmosphere of Jupiter consists of hydrogen, helium, methane, and ammonia. It is a very cold planet, its surface temperatures being minus 150 degrees Celsius. The mass of Jupiter is more than 3,000 times the mass of the Earth. Because of its extremely large mass, Jupiter exerts a very strong gravitational pull on the other objects which pass it by. For example, a comet passing close to Jupiter experiences its very strong gravitational pull and gets deflected from its original path. Saturn. Saturn is the 6th planet from the Sun.
Saturn is the second biggest planet of the solar system. Like Jupiter, Saturn is also made up of hydrogen and helium. It is surrounded by hundreds of narrow rings that are visible. The presence of a well-developed system of rings around Saturn makes it unique in the solar system. Uranus. Uranus is the seventh planet from the Sun. Uranus is the first planet to have been discovered by the use of a telescope. After Jupiter and Saturn, Uranus is the third biggest planet of the solar system. It is also made up mainly of hydrogen and helium and has some rings around it. The most interesting point about Uranus is that it rotates on its axis from east to west, whereas all other planets rotate from west to east. Neptune. Neptune lies just beyond Uranus. Counting outwards from the Sun, Neptune is the eighth planet of the solar system. Neptune is about the same size as Uranus, and it is the last of the large planets. Neptune also has some rings around it. Pluto. Pluto was the last planet to be discovered. It is the outermost of the known planets of the solar system. It is the ninth planet from the Sun. Please note that the planet Pluto is the farthest from the Sun as well as from the Earth. Pluto is the smallest planet of the solar system. It is thought to consist mainly of frozen methane. Being farthest from the Sun, Pluto is the coldest planet of the solar system. Asteroids. Asteroids are very small planets of rock and metal which revolve around the Sun mainly between the orbits of Mars and Jupiter. Actually, asteroids are a belt of a kind which somehow fail to assemble into a planet and keep revolving between the orbits of Mars and Jupiter. There may be as many as 1,00,000 asteroids. The biggest asteroid, called Ceres, has a diameter of about 800 kilometers, whereas the smallest asteroid is as small as a pebble. We have already studied that Pluto is the outermost planet of the solar system. At the edge of the solar system, there are billions of very small objects called comets. These comets were formed very early from the same gas cloud from which other members of the solar system were made. These comets are so far off that they are unknown to the world. Thus, a comet is a collection of gas and dust which appears as a bright ball of light in the sky with a long glowing tail in the figure. The tail of a comet always points away from the Sun. Meteors. Meteors are the heavenly bodies from the sky which we see as a bright streak of light that flashes from a moment across the sky. Some meteors are the dust particles left behind by comets, and the others are the pieces of asteroids which have collided. Some meteors are so large that a part of them reaches the surface of the Earth before they get evaporated completely. These are known as meteoroids. Artificial satellites. You must be familiar with the names of satellites like INSAT 3B. INSAT 3B is an example of man-made or artificial satellite. They revolve around the Earth like the natural satellites but are closer than the Moon. The launch vehicles developed by the scientists carry the satellites into the space and launch them as artificial satellites. Only 6 countries in the world have the technology for developing artificial satellites, and India is one of them. Artificial satellites help in long-distance transmission of television programs, communication through telephones and internet. They also help in research, defense, and remote sensing. It is used to collect information about weather, agriculture, land, and ocean features. Summary. Let us summarize what we have learned. The phases of the Moon occur because we can see only that part of the Moon which reflects the light of the Sun towards us. Stars are celestial bodies
that emit light of their own. Our sun is also a star. It is convenient to express distances of stars in light years. Stars appear to move from east to west. The pole star appears to be stationary from the Earth because it is situated close to the direction of the axis of rotation of the Earth. Constellations are a group of stars that appear to form recognizable shapes. The solar system consists of 8 planets and a host of asteroids, comets, and meteors. A body revolving around another body is called a satellite. Moon is the natural satellite of the Earth. Some planets also have natural satellites. Venus is the brightest planet in the night sky. Jupiter is the largest planet of the solar system. The artificial satellites revolve around the Earth. They are used for weather forecasting, long-distance communication, and remote sensing.